गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए आज स्टार्ट करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर लास्ट क्लास में हम लोगों ने नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप नंबर 15 पे डिस्कस कर रहे थे, वहाँ हमने हैलाइड पे डिस्कस किया था। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। ठीक, आज हम डिस्कस करेंगे, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, हैलाइड्स में हमने ये पढ़ा था कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जो भी हैं उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये सभी में ये या तो हैलाइड बनाते हैं MX3 या तो फिर बनाते हैं MX5। ठीक, तो कुछ एक्सेप्शनल केस भी है, कुछ पॉइंट्स हैं जो उसका रीज़न भी है, वो भी समझते हैं, और ये कौन से हैलाइड फॉर्म करते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक, चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्राई हैलाइड। ट्राई हैलाइड, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स दो हैलाइड फॉर्म करते हैं, दैट इज MX3 एंड MX5। MX3, X मतलब हैलोजन, M मतलब आपका ग्रुप 15 का एलिमेंट्स, या फिर MX5। ठीक बेटा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, जो आपका नाइट्रोजन है, ठीक, ट्राई हैलाइड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन आपका देखिए NH3 बनाता है, अमोनिया बनाता है, लेकिन अमोनिया हाइड्राइड है, उसमें H प्रेजेंट है। यहाँ पे बात हैलाइड की हो रही, मतलब हैलोजन के साथ कंबाइन होना। तो MX3 NCl3 और NCl5 नहीं फॉर्म होता क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं पाया जाता, जबकि फॉस्फोरस के केस में फॉस्फोरस PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाता है एक्साइटेड स्टेट में आने पर। ठीक ना, तो एक्साइटेड स्टेट में वो PCl5 भी बनाता है, जबकि नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में वो PCl3 फॉर्म में कंपाउंड बना लेता है, जबकि नाइट्रोजन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। तो पहले एक दो पॉइंट लिखिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता हूँ, एक दो पॉइंट आप पहले लिख लीजिए। लिखिए हेडिंग ट्राई हैलाइड। सॉरी, ट्राई हैलाइड में लिखिए द ट्राई हैलाइड हैव पिरामिडल स्ट्रक्चर। The trihalide have a pyramidal structure and have one lone pair ट्राईहैलाइड जो होगा उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसके पास होंगे सेंट्रल एटम पे। ठीक बेटा। सेकंड पॉइंट, ट्राईहैलाइड्स आर मेनली कोवैलेंट कंपाउंड। जितने भी ट्राईहैलाइड्स होंगे मैक्सिमम आपको इस ग्रुप में कोवैलेंट कंपाउंड मिलेंगे। ट्राईहैलाइड्स आर मेनली कोवैलेंट कंपाउंड विद द एक्सेप्शन ऑफ BiF3 बिस्मथ ट्राईफ्लोराइड। विद द एक्सेप्शन ऑफ BiF3, बिस्मथ मेटल है और मेटल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता नहीं, इसका मतलब वो क्या बनाएगा, आयनिक बॉन्ड। तो एक्सेप्शन ऑफ BiF3 विच इज आयनिक कंपाउंड, नोट कर लिया। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने एक पॉइंट बोला था मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं भी हो सकता है मुझे क्लियर नहीं पता है वहाँ मैंने बोला था कि नहीं। नाइट्रोजन X5 मतलब जो पेंटाहैलाइड है वो फॉर्म नहीं कर पाता, ट्राईहैलाइड फॉर्म कर ले जाता है। पेंटाहैलाइड इसलिए नहीं कर पाता, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक, फॉस्फोरस का केस आएगा तो वहाँ पे हम समझेंगे कि नाइट्रोजन के पास कैसे वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, फॉस्फोरस के पास कैसे वैकेंट डी ऑर्बिटल होता, ये सारी चीज़ें हम वहाँ डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, वो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने नहीं लिखा है तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल in its outermost cell। लिख लिया सबने। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो ट्राईहैलाइड है ये बनेगा कैसे, कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे हम, इस चीज़ को बना कैसे पाएंगे। ध्यान समझना, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और इस रिएक्शन में मैक्सिमम टाइम आपसे गलती होती है। गलती कहाँ होती है अभी समझिएगा। देखिए ध्यान से सुनना बेटा, मैं पहले रिएक्शन लिख रहा हूँ। अगर हम ट्राईहैलाइड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो कौन सा कंपाउंड बनेगा ये हमें समझना होगा बेटा। ठीक ना, तो हम ट्राईहैलाइड की हाइड्रोलिसिस करा के देखते हैं। इस ग्रुप के
देखिए आपको रिएक्शन प्रॉपर आनी चाहिए कि प्रोडक्ट में क्या बनेगा। ध्यान से सुनना, एक लाइन में सेंटेंस बोल रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। द ट्राई हैलाइड आर इजिली हाइड्रोलाइज बाई वाटर, लिख लीजिएगा बेटा, रिएक्शन तभी समझ में आएगी। द ट्राई हैलाइड आर इजिली हाइड्रोलाइज बाई वाटर, हाउएवर द प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट, however the products are different in hydrolysis of different chloride, in hydrolysis of different chloride, in hydrolysis of different chloride। हो गया सबका। अब देखो जरा ध्यान से देखना बोर्ड पे। पहले तो ये बात आई कि कैसे बना, नाइट्रोजन और क्लोरीन, आपको पता है इसका N2 होता है, इसका Cl2, दोनों के बीच रिएक्शन हुई तो आपका ट्राई हैलाइड बनना चाहिए। नाइट्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन की वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 3, क्रॉस किया आपने, नाइट्रोजन 1 टाइम्स, क्लोरीन 3 टाइम्स NCl3। बैलेंस करना चाहोगे, ये 2 है, इसको 2 कर दिया, 2 3 जा 6, इसको कर दो 3 2 जा 6। आई बात समझ में, ये बन गया आपका ट्राई हैलाइड। देखो 3 टाइम्स है हैलाइड, तो ट्राई हैलाइड आपका बन चुका है बेटा। आई बात समझ में, 2 3 या 6 वो 2 नाइट्रोजन के लिए है। अब इसी ट्राई हैलाइड के हमें क्या करानी होगी, हाइड्रोलिसिस, और कह रहा है जब आप कंपोनेंट चेंज करोगे तो आपका प्रोडक्ट भी चेंज होगा। ध्यान से देखिएगा, पहली रिएक्शन लिख रहा हूं NCl3 प्लस H2O, क्या बनेगा, मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, बहुत अच्छे से समझिएगा तो आपको रिएक्शन समझ में आएगी। अब जरा NCl3 के केस में स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, नाइट्रोजन के पास 5 लोन पेयर होता है, ठीक, सॉरी 5 लोन पेयर कह रहा हूँ, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक। 5 इलेक्ट्रॉन्स में क्लोरीन से उसने 3 शेयर किए, तो उसके पास 5 पहले से ही थे, 3 इसके मिल गए शेयरिंग से, तो 8 कंप्लीट हो चुका है। एक उसके पास लोन पेयर बचा हुआ है बेटा, एक उसके पास लोन पेयर बचा हुआ है। अब मेरी बात ध्यान समझना, नाइट्रोजन और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, नाइट्रोजन, क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने टूवर्ड्स जब खींचेगा तो इस पर आएगा पार्शियली माइनस, यहाँ भी आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, जबकि यहाँ कौन सा आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, रिएक्शन किससे करा रहे हो, H2O से। मेरी बात ध्यान सुनना, H2O जब टूटेगा तो क्या बनेगा, H प्लस और OH माइनस, ठीक है, H प्लस OH माइनस। अब आपको पता है ये प्लस वाला प्लस की जगह कवर करेगा, माइनस से करेगा तो उसके साथ तो कंबाइन हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, एक H एक क्लोरीन की जगह कवर किया, आपने एक वाटर और ले लिया, इसका वाला H, इसका वाला H प्लस इस वाले क्लोरीन के प्लेस को कवर किया, ठीक बेटा। अब एक तीसरा H2O आपने जब लिया तो इसका वाला जो H था, इसका वाला H प्लस इस वाले क्लोरीन को कवर किया, क्योंकि तीनों पे कौन सा चार्ज है, चार्ज है पार्शियली पॉजिटिव। जब तीनों पे कवर कर लिया तो यहाँ पे इस प्लेस पे कौन से एलिमेंट आ चुके होंगे, हाइड्रोजन। मेरी बात ध्यान से समझना, आपको रिएक्शन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। देख लो फिर से एक बार, आपने लिया था नाइट्रोजन, 3 क्लोरीन जोड़े आपने, क्लोरीन जोड़ दिया सर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखा दिया सर। वाटर जब टूटता है तो H प्लस और OH माइनस बनता है, ठीक बेटा। ये H प्लस इस Cl पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बिकॉज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ये प्लस इसकी जगह पे आएगा तो एक क्लोरीन हटेगा, दूसरा H2O, तीसरा, तो तीनों H यहाँ पे आ जाएंगे। आई बात समझ में। और जैसे आ जाएंगे तो बताओ कंपाउंड, जब क्लोरीन हट जाएगा तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, अमोनिया। आई बात समझ में। आपके पास बचा क्या होगा, 3 टाइम्स OH, क्या बचा होगा, 3 टाइम्स OH। अब 3 टाइम्स OH और 3 टाइम क्या है आपके पास, क्लोरीन, तो कंपाउंड क्या बनेगा, HClO। क्लियर है बेटा। तो ध्यान रखना, जब हम ट्राई हैलाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं वो भी नाइट्रोजन की, तो क्या कंपाउंड बनता है, अमोनिया गैस बनती है। क्लियर है सबको, इस तरीके से समझिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब जरा देखो डिफरेंट कैसे कह रहा था कि अगर आप डिफरेंट क्लोराइड लोगे तो रिएक्शन चेंज होती जाएगी। ध्यान से समझना, PCl3 की रिएक्शन करा रहा हूँ, इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ। अब आपको पता है PCl3 के केस में भी वही है, फॉस्फोरस के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं,
एक लोन पेयर बचेगा। ठीक बेटा, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगी, वाटर टूटेगा फिर से H+ और OH माइनस में। अब मेरी बात ध्यान समझना, फॉस्फोरस क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? फॉस्फोरस क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव क्लोरीन है अभी इस बार, क्योंकि फॉस्फोरस क्लोरीन पीरियड वाइज होते हैं, पीरियड वाइज चलने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस पे आएगा पार्शियली नेगेटिव, यहाँ आएगा पार्शियली पॉजिटिव। आई बात समझ में? यहाँ आएगा निगेटिव, यहाँ आएगा निगेटिव और यहाँ आएगा पॉजिटिव। अब बताओ ये हाइड्रोजन किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव वाले की तरफ। आई बात समझ में? अब बताओ फॉस्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है? 3। इसका मतलब एक हाइड्रोजन तो हटा नहीं सकता फॉस्फोरस को, एक हाइड्रोजन नहीं हटा सकता। कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? 3 हाइड्रोजन की। भाई तीनों से बॉन्ड बनना है ना, और जैसे ही तीनों हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, जैसे आप इन तीनों हाइड्रोजन यहाँ कंबाइन करोगे तो आपको पता है अब मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन तो आ जाएंगे, लेकिन ये जो बाकी हाइड्रोजन इस पे माइनस है, इस पे प्लस है। अब माइनस माइनस तो करेंगे नहीं, ये H और ये Cl, ये H और ये Cl निकल जाएंगे बाहर। एक H एक Cl, दूसरा H दूसरा Cl, तीसरा H तीसरा Cl। मतलब कितने H चाहिए होंगे Cl निकालने के लिए? 3 हाइड्रोजन 3 Cl चाहिए निकालने के लिए। आई बात समझ में? अब आपके पास जो फॉस्फोरस से कंबाइन होने थे वो कितने कंबाइन होने थे? 3 हाइड्रोजन। अभी तक हमने पढ़ा था 3 हाइड्रोजन कंबाइन होने थे। अब देखो मेरी बात ध्यान समझना, तो यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसको 3 मॉलिक्यूल्स ले लो, ध्यान से समझना। 3 मॉलिक्यूल्स लोगे तो बताओ कितने हाइड्रोजन हुए? 6+। अरे 6 हाइड्रोजन हुए ना भैया, 6 हाइड्रोजन, 3 2 6। 6 में से 3 तो आपने निकाल दिए, बचे आपके पास 3, और OH में ध्यान से सुनना तो कितना हो जाएगा? देख बेटा, ऐसे 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 देखो, ऐसे 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 देखो, ऐसे H2O आपने जब लिया तो H+ OH माइनस में टूटा, आपने इसको कर लिया 3 टाइम्स, तो बताओ कितने HOH बन जाएंगे होंगे? H+ OH माइनस, H+ OH माइनस, H+ OH माइनस। ध्यान समझना मेरी बात, ये तीनों हाइड्रोजन कहाँ निकल गए? Cl के साथ। ये तीनों हाइड्रोजन कहाँ निकल गए? Cl के साथ। और बाकी जो OH 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 दिख रहा है आपको, इस 3 हाइड्रोजन को क्या लिख सकते हैं? H3। फॉस्फोरस कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स। P ऑक्सीजन कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। क्या बन गया? H3PO3, और क्या चीज़ बाहर निकल गई बेटा? HCl। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? यहाँ पर जब आपने रिएक्शन कराई तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन के केस में उल्टा था, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम थी, नाइट्रोजन की ज़्यादा थी, तो नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा था। यहाँ पे फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, क्लोरीन की ज़्यादा है, क्लोरीन खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को, तो पॉजिटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव के पास, और ये क्या करेगा? पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट होकर हाइड्रोजन निकल जाएगा क्लोरीन के साथ बाहर, तो ये तीनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे बाहर, बाकी बचे आपके OH 3 मॉलिक्यूल्स, ये कंबाइन हो जाएंगे फॉस्फोरस के साथ, तो बनेगा H3PO3। H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, H3PO4 को बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। रक्षा, भूमि साहू, सिद्धि सिंह, सौम्या, आपके लिए एक क्वेश्चन है बेटा, आप बताइए H3PO3 की बेसिसिटी कितनी होती है? H3PO3 की बेसिसिटी कितनी होती है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और क्यों। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आया सबको? ये क्लियर है कि अगर हम ट्राई हैलाइड के हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ध्यान रखना, चेंज हो चुका है, यहाँ अमोनिया बन रहा है, यहाँ पे फॉस्फोरस एसिड बन रहा है, यहाँ PH3 नहीं बना। ठीक है, अब जब आर्सेनिक आप लोगे तो आपको थोड़ा सा और चेंज देखने को मिलेगा। क्या चेंज देखने को मिलेगा वो देखिए। जैसे ही आप आर्सेनिक लोगे बेटा, इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे, ये जब हाइड्रोलिसिस होगी इसकी तो क्या बनेगा? AS2O3 प्लस HCl। रिएक्शन आप बैलेंस करना चाहो, रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक, इसका मैं नाम लिख दे रहा हूँ हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक, रिएक्शन बैलेंस करना चाहोगे, बैलेंस हो जाएगी। 2 आर्सेनिक, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लोरीन 2 3 या 6, इसको 6 कर लो, 6 क्लोरीन, हाइड्रोजन भी 6 हो गया, इसको 3 कर दो, 3 2 जा 6, ऑक्सीजन कितने हैं? 3, ऑक्सीजन कितने हैं? 3। बैलेंस है रिएक्शन।
तो यहाँ पे जब आर्सेनिक क्लोराइड का ट्राई हैलाइड है, इसके जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ ऑक्साइड बनता है, जबकि यहाँ पे फॉस्फोरस एसिड और यहाँ पे क्या बन रहा था, अमोनिया। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक। अगर हम बात करें एंटीमनी और बिस्मथ की, वो भी करके देख लेते हैं। मैं ऊपर की 2 रिएक्शन रफ कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा बेटा। ओके बेटा, अगर हम बात करें यहाँ पे बिस्मथ की और एंटीमनी की, तो ध्यान रखिएगा वो पार्शियली हाइड्रोलाइज होते हैं। ठीक। अब वो पार्शियली हाइड्रोलाइज होंगे तो उनका प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ और बनेगा। देखते हैं लिख के उसको। ठीक। ऊपर वाला आपने लिख लिया होगा दोनों रिएक्शन, नीचे स्पेस कम है थोड़ा बेटा। चलिए एक नोट डालिएगा, नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिए antimony and bismuth trichloride are only partially hydrolyzed to form oxychloride, ठीक बेटा। देखो SbCl3 अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बनाएगा SbOCl प्लस H और Cl बाहर निकलेगा। ठीक ना बेटा, H और Cl बाहर निकल जाएगा, ये एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना, जब भी आप नाइट्रोजनस कंपाउंड मतलब ग्रुप 15 में जो एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक जो भी है, इनके अगर ट्राई हैलाइड्स के हाइड्रोलिसिस करते हो तो कंपाउंड्स आपको चेंजेस मिलेंगे। ये आपने पहले भी लिख रखा है। ठीक। अब बात करते हैं पेंटाहैलाइड की। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे चले? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, आगे देखते हैं। आगे चले? चलो पेंटाहैलाइड की अगर हम बात करें, पेंटाहैलाइड देखो जरा, पेंटाहैलाइड मतलब 5 क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा। कैसे कंबाइन होगा वो समझना जरा। देखो ये फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक बेटा। अच्छा, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 2 2 4 6 10 2 12 3 15, एटॉमिक नंबर 15 होता है। जब आपने 3s बनाया तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन्स। p आपने जब बनाया तो p में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। अच्छा 3 है तो 3d भी होगा, इसके पास d भी होगा 3। ठीक। अब आप बताओ, जब इसके पास d होगा लेकिन इस d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये 3d 0 है, ये 3p3 है और ये 3s2 है। आई बात समझ में? अगर यहीं पे मैं नाइट्रोजन का कर दूं आपको, जब मैं बता दूं जो आपको पहले लिखाया था, नाइट्रोजन 7, 1s2, 2s2, 2p3, 2 2 4 3 7। अगर मैं 2s का बनाऊं तो ये बना 2s का बेटा, एक s सबसेल में एक ऑर्बिटल, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3। लेकिन 2s 2p 2d तो होता नहीं बेटा कुछ। आई बात समझ में? 2d होता नहीं, इसका मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p में ही रह जाएगा। क्या इसके पास कोई वैकेंट d ऑर्बिटल है? नहीं है, इसीलिए नाइट्रोजन NCl5 नहीं बना पाता। आई बात समझ में? नाइट्रोजन के पास कोई वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता क्योंकि 2p के बाद 2d का कोई ऑप्शन नहीं होता है। जबकि 3p में अगर थर्ड सबसेल में आप इंटर करते हो, थर्ड वाले में, तो 3s मिलेगा, 3p मिलेगा, 3d भी मिलता है। अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो यहीं तक रह गया, d में तो है ही नहीं और d में वैकेंट स्पेस खाली है। अब देखो जरा, जब नॉर्मली ये तो समझ में आ गया होगा नाइट्रोजन का इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। जब फॉस्फोरस एटॉमिसिटी 4 होती है, फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी 4 होती है, जब ये रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ तो फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी, 3, क्लोरीन की 1, क्रॉस करोगे क्या बनेगा, PCl3। आई बात समझ में? तो सर Cl5 कब बनेगा, जरा वो भी चेक कर लेते हैं।
अब मान लो यहाँ पे जो क्लोरीन लिखा है वो नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्मल अमाउंट में लिया गया, लेकिन यहीं पे अगर कोई लिख दे कि क्लोरीन एक्सेस में है, एक्सेस में है, तो बताओ जो एक्सेस में उसमें से कितना क्लोरीन को फॉस्फोरस बैलेंस कर सकता है। मेरी बात ध्यान समझना। अभी यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 3। तो फॉस्फोरस ने 3 के लिए शेयरिंग किया तो कंपाउंड क्या बना? PCl3। आई बात समझ में? लेकिन उसके पास बताओ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा होगा कि नहीं बचा होगा? ये वाला देखो, फॉस्फोरस क्लोरीन, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा कि नहीं बचेगा? बच जाएगा लोन पेयर। अब ये फॉस्फोरस जो है ये ग्राउंड स्टेट में लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे ही फॉस्फोरस को सामने कंडीशन ये होगी कि क्लोरीन एक्सेस में है, ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा डी सबसेल के फर्स्ट ऑर्बिटल में। अब बताओ टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। 1 2 3 4 5। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बताओ 5 के लिए शेयरिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। इसीलिए फॉस्फोरस PCl5 फॉर्म कर लेता है, जबकि नाइट्रोजन नहीं कर पाता, क्योंकि फॉस्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। आई बात समझ में? अब अच्छा देखते हैं जरा कैसे स्ट्रक्चर क्या फॉर्म कर देता है, वो भी समझ लेते हैं। देखो बेटा, अगर आप फॉस्फोरस PCl5 का स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। आई बात समझ में? अब इसमें आपको जो बॉन्ड बना हुआ है, ठीक, इसके अकॉर्डिंग इसका इसमें ये भी बताया जाता है ये कौन सा बॉन्ड है और ये वाला कौन सा है। ठीक, एक एक्सियल है, अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो ये PCl5 का स्ट्रक्चर है, जिसमें देखो 5 कोवैलेंट बॉन्ड बने, एक कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा सब सिंगल सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे फॉस्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए वो फॉर्म कर ले जाता है, वो फॉस्फोरस मतलब पेंटाक्लोराइड बना ले जाता है स्ट्रक्चर। ठीक ना बेटा, वो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड स्ट्रक्चर बना ले जाता है। अब जरा सुनना, यहाँ पे अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? आपने देखा था 3s में एक इलेक्ट्रॉन आपने रखा था, p में कितने रखे थे आपने? 1 2 3, 3p, 3 यहाँ पे 1 हो गया था और इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया था d में, याद है? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन d में गया था, 3d। तो आपको पता है इसके पास वैकेंट। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन जब निकालोगे तो s के कितने ऑर्बिटल आपने लिए? 1। p के कितने ऑर्बिटल आप यूज कर रहे हो? 3 sp3, और d का कितना यूज कर रहे हो? 1। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या होगा बेटा? sp3d। ये आपने केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11 में पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा, जबकि अगर आप PCl3 का करते तो वहाँ पे 4 मिलते आपको, एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, जिससे वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता। लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ जाएगा? sp3d। अब sp3d के अकॉर्डिंग जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, इसका स्टेटमेंट लिख के देखें यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टेटमेंट लिखिए, फिर एक बार अच्छे से समझते और एक बार कोशिश करते। ठीक, चलिए लिखिए जरा पेंटाहेलाइड में, हेडिंग है पेंटाहेलाइड, लिखिए जरा, लिखिए इन पेंटाहेलाइड फॉस्फोरस अंडरगो sp3d hybridization and have trigonal bipyramidal geometry। क्लियर है? आगे चले बेटा, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द पेंटाहेलाइड आर थर्मली लेस स्टेबल देन ट्राईहेलाइड। नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। द पेंटाहेलाइड आर थर्मली लेस स्टेबल देन ट्राईहेलाइड। पेंटाहेलाइड आर थर्मली लेस स्टेबल देन ट्राईहेलाइड। फुल स्टॉप। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बेटा, ये स्ट्रक्चर आपकी बुक में ऑलरेडी बना होगा, वहां से आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, अगर नहीं है तो रफली डायग्राम आप बना सकते हो कॉपी पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक,
देखो नोट डालिएगा, नोट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना। एग्जाम्पल क्या है वो सुनिएगा। PCl3 exist as a molecule in the gas phase. In the gas phase, PCl5 exists as PCl4 plus and PCl6 minus in the crystalline stage. In the crystalline stage, आई बात समझ में। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लगा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और मिला है, तो फॉस्फोरस 5 उसके पास अनपेयर्ड होंगे एक्साइटेड स्टेट में। 4 तो क्लोरीन से का साथ शेयरिंग कर रहा है, एक पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन कैरी करना, तो ऑलरेडी हो गए 5 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखो PCl6 एक माइनस लगा हुआ है, 6 क्लोरीन के साथ 6 बॉन्ड बनने चाहिए, एक तो माइनस लगा है, पहले से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका होगा, इसका मतलब टोटल कितने की शेयरिंग कर रहा होगा, 5 की, 5। आई बात समझ में। तो ध्यान रखना PCl3 एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल इन द गैस फेज, जबकि PCl5 आपका इन दोनों कंडीशन में वो क्रिस्टलाइन स्टेट में होता है, मतलब सॉलिड स्टेट में होता है। यहां तक क्लियर है बेटा, अच्छे से नोट डाउन करिएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट आपका है ऑक्साइड। ठीक, ये तो हैलाइड की बात थी। लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इसके बाद हम नाइट्रोजन पढ़ेंगे, फिर अमोनिया, उससे रिलेटेड कंपाउंड्स पढ़ने हमको। ठीक, अगर हम ऑक्साइड की बात करें, ठीक, तो आपको पता है ग्रुप 15 के एलिमेंट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑक्साइड बना ले जाते हैं। ठीक, अब वो डायरेक्टली बनाए इनडायरेक्टली उनके ऑक्साइड प्रिपेयर होते हैं, बनते हैं। और ये भी ध्यान रखना ऑक्साइड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी सेंट्रल एटम की, वो चेंज भी हो सकती है। +1 से +5 तक आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। क्यों मिलेगी? बिकॉज आपको पता है ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन अपने टूवर्ड ज़्यादा खींचेगा। तो सिंपल सी बात है कि सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज ही आना है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो सिंपल सा है कि ग्रुप 15 के जो भी एलिमेंट्स होंगे उन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक होगा? +1 से +5 तक स्टेट आपको दिखेगी। अभी मैं एग्जांपल करके देखता हूँ 1 बाय 1। ठीक है, एक लाइन लिखिएगा आप इसमें, एक लाइन लिखिएगा बेटा, लिखिए द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 सॉरी द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 the elements of group 15 combined with oxygen either directly or indirectly to form oxide हो गया बेटा। आगे चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे देखो जरा। ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक, ऑक्साइड एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्साइड एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, पहला फर्स्ट N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक, सेकेंड वन NO नाइट्रिक ऑक्साइड, थर्ड N2O3 डाइनाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड।
फोर्थ N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। फिफ्थ N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ठीक ना बेटा, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो आपको पता है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट हमें बतानी है। ठीक, यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, एक ऑक्सीजन, देखो मैं निकालने का तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसानी से आप जान सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बहुत अच्छे से। ऑक्सीजन नाइट्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है। ठीक, ऑक्सीजन पे ऑब्वियसली सिंपल सा माइनस चार्ज आएगा। एक ऑक्सीजन पे -2 तो सामने वाले पे +2, लेकिन +2 के लिए 2 लोग हैं तो एक पे कितना आया होगा +1। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बेटा +1। एक ऑक्सीजन पे -2 सामने वाले पे +2, यहाँ पे आई होगी +2। एक ऑक्सीजन पे -2, 3 ऑक्सीजन पे -6 तो सामने वाले पे +6 डिवाइड होगा 2 में तो एक पे कितना आया होगा +3। एक ऑक्सीजन पे -2, 4 ऑक्सीजन पे -8 सामने वाले पे +8 डिवाइड करोगे 2 में तो एक पे कितना आएगा +4। एक ऑक्सीजन पे -2, 5 ऑक्सीजन पे -10 सामने वाले पे +10 डिवाइडेड बाई 2 क्योंकि 2 नाइट्रोजन है तो एक पे कितना आया होगा +5। आई बात समझ में। ये ऑक्सीडेशन स्टेट है जो स्पेशली नाइट्रोजिनस कंपाउंड जो है ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं वो +1 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बेटा। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक, जबकि फॉस्फोरस, अगर हम बात करें फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, तो ये आपके कहाँ से शो करेंगे +3 से। जब भी शो करेंगे कहाँ से करेंगे +3 से। ठीक, +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फॉस्फोरस के केस में, एंटीमनी, बिस्मथ, आर्सेनिक के केस में प्रॉपर नहीं दिखेगी। ठीक, एक्सेप्शनल छोड़ दीजिए, नॉर्मली नहीं दिखती है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको जब भी दिखेगी कहाँ से दिखेगी बेटा +3 से। आई बात समझ में। तो ये थी बात ऑक्सीडेशन स्टेट की। हाँ, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, जब आप इसको नोट कर लिया आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखो, जब आप इसका एक केस यहाँ देखोगे आपसे स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर भी आपसे कहता है। जैसे ये देखो, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई बात समझ में। अब आपको पता है ये N2O का स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना, N2O5 O और एक ऑक्सीजन बीच में। अब ये देखो NO2 है, ये NO2 है, ये आपस में मिलकर डाइमर बना देते हैं। डाइमर कैसे बनाएंगे, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 ऑक्सीजन की शेयर, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 2 इनसे 1 इनसे। इनसे कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता नहीं, वो एक्साइटेड में जाके भी कुछ नहीं कर पाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। जबकि ये वाला नाइट्रोजन 1 इस ऑक्सीजन से शेयर करेगा, 2 इनसे शेयर करेगा और इनसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो जाता है, N2O5। आपकी एनसीईआरटी में ऑलरेडी जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने लिखी सबका स्ट्रक्चर बना हुआ है। स्ट्रक्चर जरूर बनाइएगा 1 बाई 1, एक कॉलम बना के वहाँ स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, इनके बॉन्ड एंगल वगैरह लिख लीजिएगा। क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं। आई बात समझ में। स्ट्रक्चर आपसे बनाने को भी कह सकता है, इवन बॉन्ड एंगल भी पूछ सकता है, कितना बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है बेटा, तो एनसीईआरटी में ऑलरेडी इसका फ्लो चार्ट बना हुआ है, वहाँ से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सारे स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सबसे पहली हेडिंग लिखते हैं नाइट्रोजन। अब हमें ये समझना है कि नाइट्रोजन कैसे प्रिपरेशन क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रिपरेशन में लैबोरेटरी प्रिपरेशन क्या है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें 1 बाई 1 पढ़ेंगे। प्योर नाइट्रोजन कैसे बनाएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फाइनली यूजेस। फिर उसके बाद हम आते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड यानी अमोनिया पे। आई बात समझ में। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन और इसकी सारी प्रॉपर्टी, जितनी भी टर्म्स हैं सब कुछ स्टडी करते हैं 1 बाई 1। स्ट्रक्चर जरूर ड्रॉ करिएगा। ठीक है, चलो देखो, हेडिंग है नाइट्रोजन, सिंबल होता है N, एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2s2 2p3। आई बात समझ में? ये नाइट्रोजन है। ठीक, अब आपको जानना है कि नाइट्रोजन हम कैसे, सबसे पहले बात आती है प्रिपरेशन की बेटा। नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, एटॉमिसिटी 2 होती है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको पता है। ठीक, अगर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लार्ज स्केल में बनाना है, प्योर नाइट्रोजन कैसे प्रिपेयर करेंगे, इन सब की बात करें तो आपको एक चीज़ पहले समझनी होगी, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है। एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है। अगर उस नाइट्रोजन को हम वहाँ से निकाल ले जाए, उसको बाकी गैसें से अलग कर ले कि एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, 0.02% कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ और भी गैसेस हैं, अगर इन सब में से अलग कर ले जाए तो हम नाइट्रोजन आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, हमें मिल जाएगी। लेकिन इन सभी गैसेस में से नाइट्रोजन को अलग करने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज़ करेंगे? तो एक प्रोसेस आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिपेंड्स ऑन बॉइलिंग पॉइंट। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जब अल्कोहल में से वाटर को सेपरेट करना होता है, अल्कोहल सॉल्युबल इन वाटर दोनों मिक्स हो जाते हैं, फिर आपसे कहा जाता है अल्कोहल एंड वाटर सेपरेट करिए, तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। जब आप गर्म करना शुरू करेंगे तो अल्कोहल पहले ही वेपर फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, शेष अमाउंट जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो आपका वाटर होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब का बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लेंगे, जो पहले वेपराइज हो सकता है, जो पहले वहाँ से निकल सकता है, उसके बिहाफ पे हम कलेक्ट कर लेंगे कि नाइट्रोजन हमें रिमेनिंग मिलेगा या नाइट्रोजन बाहर जाएगा, हमें बॉइलिंग पॉइंट पे जानना होगा। ठीक है बेटा, लैब में कैसे प्रिपेयर करेंगे वो रिएक्शन आपको बताता हूँ, 1 by 1 लिखते हैं। तो पहला पॉइंट लिखिए, हेडिंग प्रिपरेशन। फर्स्ट हेडिंग लिखिए बेटा, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिपरेशन में पहला लिखिए फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, डाई नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड कॉमर्शियली। डाई नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड कॉमर्शियली फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर, फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर by liquefaction and fractional distillation. Dinitrogen is prepared commercially from atmospheric air by liquefaction and fractional distillation. हो गया। चलिए अब बात करते हैं लैबोरेटरी प्रिपरेशन। ध्यान रखिएगा, ये लैबोरेटरी प्रिपरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। लैबोरेटरी प्रिपरेशन कैसे करेंगे वो समझिएगा। ठीक, हमको क्या करना है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड ले लिया एंड सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। ठीक, सोडियम नाइट्राइट, सॉरी सोडियम नाइट्राइट, नाइट्रेट का NO3 होता है। आप जैसे इसके बीच रिएक्शन कराओगे, दोनों के रिएक्शन कराओगे, आपको क्या बनाना है, नाइट्रोजन। देखो यहाँ एक नाइट्रोजन और यहाँ एक नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन बाहर निकलेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी बेटा, N2। ये सोडियम Cl के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, NaCl। क्या बचा यहाँ पे, हाइड्रोजन 4 टाइम्स, ऑक्सीजन 2 टाइम्स। तो बताओ 2H2O लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे हाइड्रोजन 4 टाइम्स मतलब 2H2 और ऑक्सीजन 2 टाइम्स है ही ऑलरेडी, तो क्या बन गया, NaCl, सॉल्ट बना प्लस वाटर बना आपका, और प्लस कौन सी गैस निकल रही बेटा, नाइट्रोजन। आई बात समझ में? तो आप अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट, इनके बीच रिएक्शन करा के नाइट्रोजन की प्रिपरेशन हम कर सकते हैं लैब में। आई बात समझ में? स्टेटमेंट सुनिएगा, स्टेटमेंट सुनिएगा। इट इज़ प्रिपेयर्ड, यानी नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी बाय हीटिंग अमोनियम नाइट्राइट और अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम नाइट्राइट और अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम नाइट्राइट और अमोनियम डाइक्रोमेट। क्लियर है? अब इस रिएक्शन को तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसको 2 स्टेप में समझिएगा। ठीक, 2 स्टेप में, ध्यान से सुनना बेटा।
इसी रिएक्शन को 2 स्टेप में कैसे करेंगे वो समझिएगा। ठीक, देखो 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 2 स्टेप में कैसे करेंगे। देखो ये सोडियम है, सोडियम किसको डिस्प्लेस करेगा, Cl को, सॉरी NH4 को, तो क्या बनेगा NaCl। सोडियम ने NH4 को डिस्प्लेस किया, सोडियम ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सोडियम NH4 को हटाएगा, Cl के साथ रिएक्शन किया, NH4 आ जाएगा सोडियम के प्लेस पे, तो बन जाएगा अमोनियम नाइट्राइट। क्या बन जाएगा, अमोनियम नाइट्राइट। मैंने डायरेक्ट बना दिया था, प्रोडक्ट वही मिलेगा, बट इस रिएक्शन को स्टेप वाइज समझिए। अमोनियम नाइट्राइट, अब आप क्या करोगे, अमोनियम नाइट्राइट को क्या करना है बेटा, डिकम्पोज करना है। तो जैसे ही डिकम्पोज करोगे, यहाँ एक नाइट्रोजन, यहाँ एक नाइट्रोजन, कौन सी गैस निकलेगी, N2, और ये 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन को लिख सकते हो 2H2 और ऑक्सीजन 2 है तो बन जाएगा H2O। ये कौन सी गैस निकली है, नाइट्रोजन। अब देखो ये रिएक्शन जो मैंने पहले लिखी थी वही है, प्रोडक्ट वही बना है, NaCl H2O और क्या बना है, N2। अगर मैं रिएक्शन को ऐड कर दूं, देखो NH4NO2 से NH4NO2 कैंसिल हो जाएगा, वही रिएक्शन आएगी जो पहले लिखा था। देखो ये आ जाएगा NH4Cl प्लस आ जाएगा NaNO2 गिव्स आउट, क्या आ जाएगा NaCl, फिर क्या आ जाएगा 2H2O और फिर क्या आ जाएगा बेटा N2। यही तो लिखा था रिएक्शन मैंने। तो आप ऐसे भी लिख दो और ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा चाहो वैसे लिख सकते हो, आपकी बुक में जैसा दिया है वैसा आप फॉलो कर सकते हो। क्लियर है। ये तो एक लैबोरेटरी प्रिपरेशन थी, अमोनियम नाइट्राइट। एक है अमोनियम डाइक्रोमेट Cr2O7, उसको भी करके देखते हैं, वो भी देखते हैं कि नाइट्रोजन कैसे बनेगा, जरा चेक करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हो गया सबका, आगे चले। चलिए पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा बेटा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जैसा आपको सुटेबल पड़े। ठीक, अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला नहीं आता तो आप निकाल सकते हो। NH4 पे सिंगल प्लस होता है, Cr2O7 पे डबल माइनस होता है। प्यारे बच्चों, डबल माइनस वैलेंसी 2 प्लस 1 वैलेंसी 1, क्रॉस कर दो, ऑक्सीडेशन नंबर है, ये 2 टाइम्स ये 1 टाइम्स, तो NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। क्लियर है, आई बात समझ में। चल ये हो गया अमोनियम डाइक्रोमेट। अब क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा, इसको डायरेक्टली आपको क्या करना है, डिकम्पोज करना है, रिएक्शन वगैरह ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है। तो आपको पता है जब क्रोमियम यहाँ पे डिकम्पोज करोगे तो क्रोमियम अपना ऑक्साइड बनाएगा, और देखो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 टाइम्स दिख रहा है, आपको पहले से ही दिख रहा है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 टाइम्स दिख रहा है। अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे, देखो अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, Cr2O3 2 Cr, 3 ऑक्सीजन आपने निकाल लिए, यहाँ से 3 ऑक्सीजन निकाल लिए, तो बचे कितने ऑक्सीजन आपके पास, 4। कितने ऑक्सीजन बचे बेटा, 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 2 8, बताओ 4 2 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4H2। अरे बात समझ में आ गई हुई भैया। Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड निकल गया बाहर, 7 में से 3 ऑक्सीजन निकालोगे, बचेगा 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4 2 8, 4H2O, बन गई पूरी कहानी। Cr2O3 बन जाएगा, क्रोमियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस निकलेगी, प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई कहीं प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक, क्लियर है सबको, आगे चले। चलिए नाम लिख लीजिएगा, इसका नाम अमोनियम डाइक्रोमेट है, क्रोमियम ऑक्साइड है, और ये नाइट्रोजन गैस है और वो वाटर है। क्लियर है बेटा। चलिए ये तो बात थी, लेबोरेटरी प्रिपरेशन पढ़ लिया हमने। ठीक, एक हमने पढ़ा एटमॉस्फेरिक एयर से कैसे प्रिपेयर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नोट डालिएगा, नोट नाइट्रोजन कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर by heating urea with nitrogen acid, ठीक ना बेटा, विथ नाइट्रोजन एसिड और एल्कलाइन हाइपोब्रोमाइड। ठीक, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। क्या कह रहा है, यूरिया को
हीट कर दीजिए नाइट्रोजन एसिड से। अब नाइट्रोजन एसिड आपके पास कौन सा होता है? नाइट्रस एसिड। नाइट्रिक एसिड भी होता है, ये नाइट्रस एसिड है। ये यूरिया का फॉर्मूला है, ये नाइट्रस एसिड है। जैसे ही दोनों के बीच रिएक्शन कराओगे, यहाँ तो ऑलरेडी देखो नाइट्रोजन दिख रहा है आपको, दिख रहा है। कार्बन का ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन का ऑक्साइड बनेगा, वाटर। प्रिपेयर हो जाएगी आसानी से, बहुत आसान से रिएक्शन। CO2 प्लस H2O प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर। देखो जरा, ये नाइट्रोजन कंबाइन हो जाएंगे, बन जाएगा N2। कार्बन का कंबाइन करोगे ऑक्सीजन के साथ, बन जाएगा क्या? CO2। हाइड्रोजन कंबाइन करोगे ऑक्सीजन के साथ, क्या बनेगा? क्या बनेगा? वाटर। रिएक्शन बैलेंस कर लो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं बैलेंस कर दे रहा हूँ, इसको 2 से कर लो, इसको 3 से। बैलेंस हो गई, 1 2 2 4, 2 है, इसको 2 2 जा कितना कर लो? 4 नाइट्रोजन। देखो, 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 4 नाइट्रोजन, 2 2 जा 4 नाइट्रोजन। बैलेंस है, कार्बन 1 टाइम्स, कार्बन 1 टाइम्स, ऑक्सीजन 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 और 3 5। बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। बैलेंस है बेटा रिएक्शन। आई बात समझ में? चलिए, एक और क्या था? एल्कलाइन हाइपोब्रोमाइड। यूरिया का फॉर्मूला फिर से लिखिए, NH2CONH2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। एंड एल्कलाइन हाइपोब्रोमाइड, एल्कलाइन आप हाइपोब्रोमाइड में ले लो। एल्कलाइन में होता है आपका एल्कलाइन अर्थ में, एल्कलाइन मेटल कौन से होते हैं? एल्कली मेटल, सोडियम फर्स्ट ग्रुप, NaOBr। जैसे रिएक्शन कराओगे, रिएक्शन कराने पे क्या होगा बेटा? रिएक्शन कराने पे क्या होगा? यहाँ से सोडियम Br के साथ बाहर निकल जाएगा, सोडियम Br के साथ बाहर, कार्बन का ऑक्साइड CO2, वाटर का H2O, प्लस कौन सी गैस निकलेगी बेटा? नाइट्रोजन। ये दोनों नाइट्रोजन कंबाइन हो जाएंगे बाहर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ H2O, कार्बन ऑक्सीजन के साथ CO2, और प्लस इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिए। आई होप आप बैलेंस कर लोगे, या आप बैलेंस करिए, ऊपर वाली मैंने बैलेंस करके बता दिया था। फिर भी आपको नहीं आते तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि बैलेंस कैसे करना है। क्लियर है? आगे चले। ओके बेटा, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन। नाइट्रोजन और कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं वो भी समझते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका जो होगा, नोट डालिएगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। 1 2 रिएक्शन मैं बता रहा हूं आपको। इट कैन बी प्रिपेयर, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। जरा देखो मेरे लाल, NH4 प्लस Cl2, सॉरी NH3 प्लस Cl2, NH3 प्लस Cl2। अब आपको पता है NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ आएगा +1, 3 हाइड्रोजन +3, नाइट्रोजन पे -3। आई बात समझ में? बनाना क्या है? नाइट्रोजन। चलो वो भी देखते हैं। कुछ ऐसा करो कि सारा का सारा बैलेंस हो जाए और नाइट्रोजन गैस भी बन जाए। यहाँ पे नाइट्रोजन के अमोनिया का अमाउंट इतना बढ़ाइए कि रिएक्शन प्रॉपरली कंप्लीट हो। देखो मेरी बात समझो, 4 2 जा 8, इसको कर लो 8। ध्यान से समझना, इसमें से 2 नाइट्रोजन निकाल लो, N2 गैस बाहर, बचे कितने बेटा? 6। बचे कितने? 6 नाइट्रोजन। 6 नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन कितने हैं? 24, 8 3 जा 24। फॉर्मूला होता है NH4Cl, फॉर्मूला होता है NH4Cl। अच्छा NH4Cl बना, कितने नाइट्रोजन बचे थे? 6 4 जा 24। कितने हाइड्रोजन है? 4 2, सॉरी कितने क्लोरीन है? 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 कर लो, 3 2 जा 6, डायरेक्टली बन गया बेटा 6 NH4Cl। देख लो यहाँ पे आपने 8 मॉलिक्यूल्स लिया, 8 मॉलिक्यूल्स में से 2 नाइट्रोजन आपने बाहर निकाला, बचे आपके पास 6 नाइट्रोजन। 8 3 जा 24 हाइड्रोजन, 6 4 जा 24 हाइड्रोजन, बैलेंस है 3 2 जा 6 और ये 6।
तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, 0। जब दोनों एलिमेंट सेम होते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे होंगे। और यहाँ पे कितना था बेटा, यहाँ पे कितना था, -3 अभी निकाला था। अब बताओ -3 से आप कहाँ जा रहे हो, 0। तो -3 से 0 जाओगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा ना। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हो रहा ऑक्सीडेशन, अमोनिया का ऑक्सीडेशन होके हम नाइट्रोजन गैस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। एक रिएक्शन और लिख लीजिए, अगर हम चाहें तो अमोनिया की रिएक्शन करा दें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर से। जैसे ही कराओगे ये कैल्शियम क्लोरीन के साथ बाहर निकलेगा CaCl2 प्लस ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ निकलेगा H2O, और प्लस कौन सी गैस निकल जाएगी यहाँ पे, अमोनिया का अमाउंट बढ़ाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी बेटा, नाइट्रोजन। आई बात समझ में। यहाँ से कैल्शियम क्लोरीन के साथ CaCl2, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ H2O, और इसका अमाउंट जब इंक्रीज करोगे तो कौन सी गैस निकल जाएगी, N2। रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा, मुझे विश्वास है आप बैलेंस कर ले जाओगे। ठीक बेटा, इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा। अब पढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट हेडिंग, वेरी प्योर नाइट्रोजन कैसे प्रिपेयर करेंगे। आपसे पूछेगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, जो आपका फर्स्ट टर्म में P ब्लॉक है वहाँ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपको वेरी प्योर नाइट्रोजन प्रिपेयर करना है तो किस मेथड से करोगे। दो चीज़ें हैं, सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड। ठीक, सोडियम एजाइड बेरियम एजाइड का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे फॉर्मूला बनेगा, इसको बैलेंस कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें समझेंगे वन बाय वन। देखो जरा, देखो बेटा, प्रिपरेशन ऑफ वेरी प्योर नाइट्रोजन। वेरी प्योर नाइट्रोजन कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो आपको पता है सोडियम और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बैलेंसी 3, सोडियम की बैलेंसी 1, क्रॉस कर दो, NaN3 सोडियम एजाइड, आई थिंक इसका नाम यही है, सोडियम एजाइड। अगर हम बेरियम की बात करें, बेरियम Ba, नाइट्रोजन, बेरियम की बैलेंसी 2, इसकी बैलेंसी 3, क्रॉस कर दो, Ba 3 टाइम्स N2 टाइम्स, क्या हो जाएगा, Ba3 N2, N का होल ट्वाइस। क्लियर है बेटा, आई बात समझ में। तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं हम, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, Ba N3 का होल ट्वाइस। बोलो, ये बेरिलियम कहाँ आता है, बेरियम है, बेरियम एजाइड। बेरियम कहाँ आता है, बेरियम कौन से ग्रुप में आता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, सेकंड ग्रुप में आता है, तो बैलेंसी 2 ही होगी, बैलेंसी 2 ही होगी। आई बात समझ में। चलो क्लियर है सबको। चलिए देखते हैं, जैसे इसके कराओगे, ये बेरियम एजाइड, बेरियम एजाइड, आप इसको कराओगे तो सोडियम यहाँ से बाहर निकलेगा और नाइट्रोजन निकल जाएगा गैस फॉर्म में। इसको कराओगे तो ये निकलेगा बेरियम और प्लस 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, गैस फॉर्म में नाइट्रोजन। आई बात समझ में। तो सोडियम अलग हो जाएगा बेटा। अब इसको, ये नाइट्रोजन N2 है, यहाँ पे 3 है, इसको 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ये सोडियम हो जाएगा। ये दोनों आपकी नाइट्रोजन गैस, वेरी प्योर नाइट्रोजन गैस की प्रिपरेशन है। नोट डाउन कर लीजिएगा, सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड से ही प्रिपरेशन करते हैं। आई बात समझ में। आगे चले, चलिए हेडिंग लिखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन। हेडिंग लिखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन। फर्स्ट पॉइंट, it is a colorless comma orderless, first point, it is a colorless comma orderless comma tasteless and non toxic gas। पॉइजनस नहीं होती, कोई कलर नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता, ठीक, कोई स्मेल नहीं होती। आई रिपीट अगेन, इट इज़ अ कलरलेस, कोई कलर नहीं होगा, कॉमा ऑर्डरलेस,
कॉमा टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। हो गया बेटा। सेकेंड पॉइंट, इट इज केमिकली अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। इट इज केमिकली अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। पूछेगा वाई। आपको पता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच 3 बॉन्ड बने होते हैं कोवैलेंट, पी पाई बॉन्डिंग शो करता है, और इसकी बॉन्ड एनर्जी 3 बॉन्ड की वजह से बहुत ज़्यादा होती है, तो बॉन्ड टूटेगा नहीं तो रिएक्शन होगी नहीं। क्लियर है। इट इज केमिकली अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ऐसे लिखिएगा, एन ट्रिपल बॉन्ड एन विच हैज़ हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, विच हैज़ हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हो गया बेटा। थर्ड पॉइंट, एट हाई टेम्परेचर इट मे रिएक्ट विथ सम मेटल एंड नॉन मेटल्स। टेम्परेचर ज़्यादा करने पे ये कुछ मेटल के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और कुछ नॉन मेटल के साथ भी। एट हाई टेम्परेचर इट मे रिएक्ट विथ सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल हम बात करते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें, कौन कौन से एग्जाम्पल्स मिलेंगे। N2 अगर मैं इसको 3000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एटॉमिक फॉर्म में। अगर मैं लिथियम के साथ नाइट्रोजन की रिएक्शन कर दूं तो आपको पता है लिथियम की वैलेंसी 1, नाइट्रोजन की 3, क्रॉस करोगे Li3n, तो टेम्परेचर इतना आसान नहीं होगा, आपको बैलेंस करना होगा। 2 3 जा 6, ये नाइट्रोजन N2 फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 6। क्लियर है, बैलेंस है। ठीक बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो N2 + 3H2 इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट मॉलिबेडनम प्रमोटर, टेम्परेचर लगभग होगा 450 डिग्री सेल्सियस और बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। अगर हम N2 की रिएक्शन नॉन मेटल O2 के साथ कर दें 3000 डिग्री सेल्सियस पे, तो कौन सी गैस बन जाएगी, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन की रिएक्शन करा दी जाए 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो क्या बन जाएगा, CaCN2 प्लस कार्बन। आई बात समझ में। ये कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन से याद कर लीजिए, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। नोट कर लिया बेटा सबने। आगे चलें, हो गया सबका। चलिए हेडिंग लिखिएगा यूजेस। हेडिंग लिखिए यूजेस। नाइट्रोजन का यूज़ कहाँ करते हैं, तो आपको पता है बेसिकली जो हमें पढ़ना है नाइट्रोजन का यूज़ हम अमोनिया की प्रिपरेशन में करते हैं। नाइट्रोजन एक फर्टिलाइज़र फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, आपको बेसिकली पता है यूरिया नाइट्रोजन खाद बनती है, ठीक ना। तो यूजेस में लिखिए द मेन यूज़ ऑफ नाइट्रोजन इज़ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। तो ये रहा यहाँ तक का लेक्चर। ये हम लोग पहुँच चुके हैं नाइट्रोजन का यूजेस पे। आप NCERT से देख लीजिएगा एक बार, यूजेस ऑफ नाइट्रोजन में कुछ पॉइंट्स आपको और मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप बायो ग्रुप से हो, स्पेशली नीट एस्पिरेंट हो, तो आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में आपने पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है एट -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, जिस प्रोसेस को क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। तो नाइट्रोजन का एक इंपॉर्टेंस ये भी है, एक यूज़ ये भी है कि नाइट्रोजन यूज्ड इन क्रायो प्रिजर्वेशन फॉर द स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक ना बेटा। एक ये इंपॉर्टेंस है। नाइट्रोजन एज अ फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है, ठीक, अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म में यूज़ किया जाता है, नाइट्रिक एसिड बनाने में यूज़ किया जाता है, अलग अलग तरीके हैं यूज़ करने के। आप NCERT से कुछ नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने आपको स्पेशली एक पॉइंट बताया कि इसका प्रिपरेशन मतलब इसका जो यूज़ है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया में स्पेशली हम देखेंगे, और हमें अमोनिया नेक्स्ट टॉपिक हमारा अमोनिया ही होगा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें अमोनिया, नाइट्रिक एसिड या जो भी नाइट्रोजन से कंपाउंड है वो सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक ना बेटा। उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल, सारी चीज़ें देखेंगे 1 बाय 1, जो भी रिएक्शंस है वो सारी चीज़ें। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को पूरा अटेंड करिए। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था बीच में उसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक बेटा। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़, आप, मुझे सबके नाम नहीं याद है, आप आंसर ज़रूर करिएगा,
इससे पता चलेगा हमारे आपके बीच एक इंट्रैक्शन बना हुआ है, ठीक है ना बेटा। और ये लेक्चर आपको कैसा लगता है आप रिप्लाई ज़रूर करिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा आई विल एक्सेप्ट इट। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटा।